हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेथी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 18 इस RACB MCQ सीरीज़ का। एंड अगर ये आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन है मेरे साथ तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में आपसे पूछा था। इसके अंदर पूछा गया है कि UJT को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो UJT के अंदर होता है 1 PN जंक्शन। इसका कई लोगों ने जवाब दिया था और जिन लोगों के सही जवाब है उनके नाम हैं डिम्पल कुमारी, विजेंद्र सिंह, आरती राय, दिलीप कुमार एंड राकेश मीना। अगर आप भी अपना नेम इंक्लूड करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको लास्ट में दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है नोड वोल्टेज की वैल्यू VA। तो इसको निकालने के लिए जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, अगर VS1 से एक करंट जा रहा है जिसे हम मान लेते हैं यहाँ पर I1 और VS2 से दूसरा करंट जा रहा है उसे मान लेते हैं I2 और ये दोनों यहाँ इस नोड पर जाकर मिलके बनाते हैं I3। तो जब हम KCL लगाएंगे VA पर तो वो क्या निकल के आएगा, उसके थ्रू इक्वेशन निकल कर आएगी I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 के। अब I1, I2 और I3 की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो उसे निकालने के लिए I1 की वैल्यू को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 12 माइनस VA अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम, प्लस I2 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 6 माइनस VA अपॉन में इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, और I3 की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर VA जो इसका पोटेंशियल यहाँ पर गिवन है और ये ग्राउंडेड है तो ये वाली चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी। तो VA माइनस 0 को हम VA के बराबर लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर ये हो जाएगा VA अपॉन में 1 ओम। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन यहाँ पर निकल के आएगी 12 माइनस VA प्लस 6 माइनस VA इज इक्वल्स टू VA। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और VA की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर हमें निकल के आएगी 3VA इज इक्वल्स टू 18। तो जो VA की वैल्यू होगी वो निकल कर आएगी 3 से ये 6 टाइम कटेगा तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 वोल्ट। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा और इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको RACB में देखने को मिलेंगे और आगे मैं आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा इसी लेक्चर के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है रेजिस्टेंस की वैल्यू बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो यहाँ पर हमें इन दो पॉइंट P और Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको निकालने के लिए जब हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 ये दोनों सीरीज़ में है तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे 2 ओम। अब यहाँ पर ये 2 ओम और ये वाला 2 ओम ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल की आपको फॉर्मूला पता होगा कि 1 अपॉन में जब भी R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो लिखते हैं 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। पर हमें यहाँ पर जैसा कि गिवन है कि दोनों की वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2/R और ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट की। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, वो निकल कर आएगी R/2। अब मैंने आपको ये डेराइव इसलिए कराया है कि इन केस जब आपके पास पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आती है तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, उसकी वैल्यू को डायरेक्ट हाफ कर देना है। यहाँ पर 2 और ये वाला 2 पैरेलल में है तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 ओम। अब ये वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ पर 2 ओम। अब इसका सिंपल फिगर बन चुका है कि P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में एक तो 2 ओम है और एक इसके साथ हमने जो यहाँ पर सॉल्व करते हुए हम लाएँ 2 ओम को। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि R/2 हो जाता है जब सेम रेजिस्टेंस होता है तो P/Q का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा यहाँ पर 1 ओम। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू हमें एक 4 हेनरी के इंडक्टर के अंदर दे रखी है 2 एम्पियर पर सेकेंड और हमसे इस वोल्टेज पूछा गया है इंडक्टर के अक्रॉस। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता ही है, वो होता है L/di/dt। यहाँ पर हमें L की वैल्यू इसने दी है 4 हेनरी तो वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी di/dt की वैल्यू हमें दी है 2 एम्पियर। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 8 वोल्ट। कई बार स्टूडेंट्स दो फॉर्मूले के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एक कैपेसिटर के अंदर भी आता है जब उसके अक्रॉस हम करंट निकालते हैं तो वो निकल के आता है C/dV/dt। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को आप अगर नोट कर लेना और ध्यान रखना, वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको इसे लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर उसकी वैल्यू को अगर हम 1/2 कर दें तो करंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट। तो IL की वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस निकल कर आएगी VL अपॉन में XL, और XL की वैल्यू होती है j⍵L, और इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखें तो IL को लिख सकते हैं VL अपॉन में ओमेगा को लिख सकते हैं 2πfs, तो ये हो जाएगा j2πfs इंटू L। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि IL की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है FS के। इस केस में हमने VL को कांस्टेंट माना है क्योंकि इससे हमारा रिलेशन इसके अंदर पूछा नहीं गया है। इसके अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि जब F1 की वैल्यू FS के बराबर है तो जो I1 की वैल्यू है वो है I के बराबर, और हमें बोला गया है कि जब F2 की वैल्यू हम 0.5 यानी आधी कर दें पहले की बजाय तो I2 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो इक्वेशंस हम बनाएंगे। इसके थ्रू जब हम इक्वेशन को निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगी I1 अपॉन में I2 वो बराबर होगी F2 अपॉन में F1। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है I2 के अक्रॉस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा I1 इंटू F1 अपॉन में F2। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो I1 की वैल्यू हो जाएगी I, F1 की वैल्यू यहाँ पे हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि FS हो जाएगी, और F2 की वैल्यू 0.5 हो जाएगी यानी आधी ऑफ FS, तो ये इससे कट जाएगी यहाँ पर वैल्यू, और I2 की वैल्यू जो यहाँ पर निकल कर आएगी वो पर आएगी 2I के, यानी कि पहले की बजाय करंट की वैल्यू हो चुकी है डबल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा B डबल्ड। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके RACB एग्जाम्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है एक 10 पोल की 25 हर्ट्ज़ का एक अल्टरनेटर है, उसे हमने कपल कराया एक सिंक्रोनस मोटर के साथ, यानी हमने उसे कनेक्ट कराया एक सिंक्रोनस मोटर के साथ जो वर्क कर रहा है 60 हर्ट्ज़ पे। अब जब यहाँ पर बोला गया है कि हमने इसको कपल कराया एक सिंक्रोनस मोटर के साथ, यानी कि दोनों रन करेंगे सिंक्रोनस स्पीड पे, और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 120 F अपॉन में P। तो जब इन दोनों की स्पीड सेम होगी तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 120 इंटू अल्टरनेटर के जो फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यू, तो यहाँ पर ये लिखी जाएगी 25 अपॉन में 10, और ये बराबर होगी मोटर के सिंक्रोनस स्पीड के, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60 हर्ट्ज़, और उसके पोल के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो P की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 24। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है सोर्स मैक्सिमम पावर को डिलीवर कर रहा होगा लोड पे, तो उस केस में एफिशिएंसी कितनी होगी। तो अगर आपने नेटवर्क थ्योरम्स वगैरह पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि इसकी जो आंसर होगा वो होगा 50%। पर इन केस किसी को ये चीज़ नहीं पता तो मैं उसे डिराइव करके यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, इसके अंदर ये यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है E, और जो इसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर मान ली है R, और लोड यहाँ पर जो है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल R। ये हमारा है लोड। अब जब EMF हमने इसके अंदर यहाँ पर सोर्स लगाया तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी कुछ फ्लो करेगी, वो निकल के आएगी I। अब यहाँ पर I की वैल्यू जो निकल कर आएगी उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं E अपॉन में R प्लस स्मॉल r, और जो पावर डिलीवर कर रहा है ये सोर्स उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, पावर की वैल्यू होती है E इंटू आई, यानी V इंटू आई होता है, तो V की वैल्यू E के बराबर है तो E इंटू आई लिख सकते हैं। तो E की वैल्यू तो हमें यहाँ पर E लेनी पड़ेगी, और I की वैल्यू जैसा कि अभी हमने यहाँ पर निकाली थी वो हो जाएगी E अपॉन में स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं E स्क्वायर अपॉन में R प्लस स्मॉल r। वो पावर है जो बैटरी ने सप्लाई करी है, सप्लाइड बाय बैटरी, जबकि लोड कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है वो वैल्यू हम निकालेंगे कि P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर R से। यहाँ पर हमें I की वैल्यू पता ही है तो वो हो जाएगी E स्क्वायर अपॉन में R प्लस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू R हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ये वो वैल्यू निकल कर आई है जो लोड ने कंज्यूम करी है, और ये पावर थी जो उसने सप्लाई करी है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये है इनपुट पावर,
और ये है आउटपुट पावर। अब हम यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, वो होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज के अंदर इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम इस आउटपुट की वैल्यू को लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू आर, और जो इनपुट पावर थी वो हमारी निकल कर आई थी ई स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था। और इंटू 100 तो हमने परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए करा था। तो अब यहाँ पर हम जैसे कि देखेंगे तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा, और ये आर प्लस आर एक बार इससे कट जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी एफिशिएंसी की, वो निकल कर आएगी आर अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब मैक्सिमम पावर जब भी ट्रांसफ़र होती है किसी भी सर्किट के अंदर, तो उस केस में जो उसका लोड रेजिस्टेंस होता है वो बराबर होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, क्योंकि इस केस में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है तो मैं आपको रेजिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पर कहने का क्या मतलब हुआ कि हमने यहाँ पर वैल्यू मानी है कि आर की वैल्यू बराबर हो जाएगी स्मॉल आर के, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आर की वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी। यहाँ पर ये 100 से भी मल्टीप्लाइड था, तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी। आर की वैल्यू को स्मॉल आर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर अपॉन में 2r इंटू 100, और आर से आर तो यहाँ पर कट जाएगा, और 2 को 100 से काटेंगे तो ये निकल के आएगी एफिशिएंसी 50%। और यही मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। तो आई होप डेरिवेशन के थ्रू आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज हमें यहाँ पर गिवन है, उसके अंदर हमें RX और LX की वैल्यू पूछी गई है। अब जो ये ब्रिज सर्किट्स हैं, AC ब्रिजेस, इनके आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। वैसे तो ये डिराइव होकर निकलते हैं, पर एक पेज के ऊपर लिख लीजिएगा और उन्हें रोजिना रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि कुछ फॉर्मूलेज याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस केस के अंदर जो फॉर्मूला होता है RX का, वो निकल कर आता है RX इज इक्वल्स टू निकल कर आएगा R2 R3 अपॉन में R4। यहाँ पर R2 2000 है, ये R3 है, और ये चीज़ यहाँ पर R4 है। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे 2000 इंटू R3 की वैल्यू हो जाएगी 750 अपॉन में R4 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 4000। तो इससे यहाँ पर ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और इसको जब हम इससे काटेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 375 ओम। और जो L के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर, वो बराबर होता है L इज इक्वल्स टू यहाँ पर होता है R2 R3 इंटू C4। तो R2 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 2000, R3 की वैल्यू 750, और C की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 75 मिली हेनरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, 375 ओम एंड 75 मिली हेनरी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियोस में करवाए हैं RACB के, और एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ भी चल रही है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस भी आपको RACB एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस गिवन है 10 ओम, और जो सोर्स है वो गिवन है 10 वोल्ट का। तो हमें बताना है मैक्सिमम पावर जो वो ट्रांसफ़र करेगा लोड की तरफ। तो जैसा कि भाई मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जब भी मैक्सिमम पावर लोड की तरफ ट्रांसफ़र होगी, तो जो मैक्सिमम पावर के लिए फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है V² अपॉन में 4RTH। ये एक डेरिवेशन के थ्रू निकल कर आता है। यहाँ पे RTH का कहने का क्या मतलब है कि लोड के अक्रॉस हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, और वो बराबर होना चाहिए RL के हमेशा, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। वैल्यू गिवन है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, और 4 इंटू RTH जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जिसको इसने यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से बताया है, यहाँ पर गिवन है 10 ओम। हमको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 10 से 10 यहाँ पर ये कट जाएगा, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी 2.5 वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D, 2.5 वाट। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि जब हम एक एयर गैप वाली कोर के अंदर फ्लक्स को फ्लो करवाते हैं, अगर उसका हम कंपैरिजन करें आयरन कोर वाली कोर से, दोनों के अंदर जब हम फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट चाहते हैं तो इसके अंदर हमें एम्पियर टर्न्स ज़्यादा देने पड़ते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो एयर का जो रिलक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कोर के कंपेरिजन, क्योंकि जो परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है एयर की, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से रिलक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आती है, क्योंकि एस का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, एस इक्वल्स टू होता है 1/μ L/A। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने के कारण इसका रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमारे को ज़्यादा एम्पियर टर्न्स यहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है एयर हैज़ द लोएस्ट रिलेटिव परमेबिलिटी। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या वर्क होता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, क्योंकि जब उसके अंदर हम सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई को, तो एक बार पॉजिटिव आती है, एक बार नेगेटिव। इसकी वजह से वो वहाँ पर वो पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है और वो मूव नहीं कर पाती। तो इस वजह से हम यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग को 90 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ लगाते हैं, और इस वजह से उसके अंदर रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, रोटेटिंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को यहाँ पर एक सर्किट गिवन है, और उस सर्किट के अंदर हमें यहाँ पर इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है IN की। तो इस वाले डायग्राम को हम इक्विवेलेंट डायग्राम में कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर के अंदर दिख रहा है। हम यहाँ पर लगाएंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे करंट सोर्स की वजह से कितना फ्लो हो रहा है। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो जो I1 है वो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रखा है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा करंट उसके थ्रू ही निकल जाएगा। तो इसलिए जो I1 की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 15∠0। अब हम दूसरा केस देखते हैं, जब हम वोल्टेज सोर्स के थ्रू उसके अंदर करंट निकालेंगे। तो वोल्टेज सोर्स के थ्रू जब हम उसके अंदर करंट निकालेंगे कि जो वैल्यू थी अपने हमारे पास वो थी 25, और उसका जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो अप्लाई है वो है 5 ओम। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 5∠0। तो दोनों के थ्रू हम यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये I1 है और ये I2 है। अब जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, तो दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए जो IN की वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ पर वो निकल कर आएगी I1 माइनस I2। 15∠0 माइनस 5∠0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 10∠0 डिग्री एम्पियर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। तो शायद देखने में थोड़ा बड़ा लगा होगा, पर इसने पूछी बहुत सिंपल चीज़ थी। एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो घबराइएगा नहीं, पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिएगा और देखिएगा, वो रेसिपी में इतने ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स देगा ही नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया टेप रिकॉर्डर के लिए इनमें से कौन सी मोटर प्रेफर्ड होती है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर के पीछे इसका कारण ये है क्योंकि ये होती है नॉइज़लेस और वर्क करती है कांस्टेंट स्पीड पे, इसलिए इसका यूज़ होता है साउंड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे कि टेप रिकॉर्डर के अलावा क्लॉक्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में भी इसका यूज़ होता है। वहीं जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसका हम यूज़ लेते हैं ब्लोअर्स के अंदर, मिक्सर्स के अंदर, और शेडेड पोल मोटर, इसका तो आउटपुट ही बहुत कम होता है, लगभग 190 वाट के बराबर, इसलिए इसे टॉयज़ में यूज़ किया जाता है। और 12 कैपेसिटर मोटर का हम यूज़ लेते हैं एयर कंप्रेसर्स और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि थेवेनिन थ्योरम इनमें से दिए गए केसेस में से किसके अंदर अप्लाई नहीं होती। तो थेवेनिन थ्योरम हमेशा नॉन लीनियर एंड यूनिलेटरल नेटवर्क, इन दोनों के केस में कभी भी अप्लाई नहीं होती, और दिए गए ऑप्शन से सर वो है नॉन लीनियर सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि क्रीपिंग जो होती है सिंगल फेज एनर्जी मीटर के अंदर वो किन कारणों से होती है। तो क्रीपिंग, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रीपिंग होता क्या है। क्रीपिंग का यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता
लोड कनेक्टेड नहीं होता और करंट कॉइल एनर्जाइज नहीं रहती, उस केस में भी हमारी जो डिस्क होती है एनर्जी मीटर की वो मूव करती है। अब इसके पीछे कारण प्रेशर कॉइल का एनर्जाइज होना, और वो एनर्जाइज क्यों होती है उसके पीछे 3 कारण है। ओवर वोल्टेज, वाइब्रेशंस एंड ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन। जब भी ओवर वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइडेड होगा तो जो प्रेशर कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाएगी और उस वजह से डिस्क रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन होता है शेडिंग लूप जो हम इसके अंदर कनेक्ट करते हैं, उसके एडजस्टमेंट के कारण यहाँ पर ओवर कंपनसेशन प्रोड्यूस होता है। दूर करने के लिए हमारे को डिस्क के अंदर डायमेट्रिकली अपोजिट में 2 होल्स क्रिएट करने होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि क्रिपिंग क्या होता है, और इसी तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चंस के थ्रू पिछले वीडियोस में भी आपके क्लियर करे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि स्पैन लेंथ अगर हम डबल करते हैं बिना किसी फैक्टर के अंदर चेंज करें तो लाइन का जो सैग होगा वो कितना हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैग होता क्या है। जैसे मान लीजिए 2 ट्रांसमिशन टावर्स हैं और इसके बीच में ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो ये जितना अपनी एक्सियल पोजीशन से नीचे है उस चीज़ को कहा जाता है सैग, और सैग का फॉर्मूला होता है WL² अपॉन में 8T। यहाँ पर जो L है वो है स्पैन लेंथ। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि स्पैन लेंथ को अगर हम डबल करेंगे तो जो हमारा सैग होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B, 4 टाइम्स। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके, ना मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट इनमें से कौन सा टाइप का फॉल्ट है जो हमें ऑप्शंस में गिवन है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट वो फॉल्ट होता है जिसके अंदर तीनों फेजेस इक्वली अफेक्टेड होती हैं, और इसके बाद जो पोस्ट फॉल्ट सिस्टम होता है वो बैलेंस्ड रहता है। यानी कि फॉल्ट होने के बाद में जो सिस्टम होता है वो बैलेंस्ड कंडीशन में रहता है। इसके अंदर 2 टाइप के फॉल्ट्स आते हैं, एक तो ट्रिपल लाइन फॉल्ट और एक ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा A। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए क्वेश्चन के अंदर हमारे को यहाँ पर DC आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है और वो यहाँ पर है 0.5 ओम। अब हमसे यहाँ पर पूछी गई है इफ़ेक्टिव AC आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो AC के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है 1.3 to 1.5 टाइम्स RDC के। तो सही आंसर होगा वो निकल के आएगा 1.5 को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ निकल के आएगी 0.75 ओम। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा D। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको RACB में देखने को मिलेंगे, और पिछले वीडियोस में भी मैंने इसी टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू आपके कई कंसेप्ट्स क्लियर करे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि नो लोड प्राइमरी करंट की वैल्यू ट्रांसफॉर्मर के केस में कितनी होती है फुल लोड पर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 3 to 5%, क्योंकि इसके अंदर एयर गैप बहुत कम होता है इसलिए इसकी वैल्यू इतनी मिनिमम होती है। जबकि इंडक्शन मोटर के अंदर आप जब देखेंगे तो उसके अंदर एयर गैप ज़्यादा होने की वजह से यही वैल्यू 30 to 40% तक पहुंच जाती है। तो ये इंडक्शन वाली भी आपको चीज़ याद रख के चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर के फील्ड सर्किट को सडनली ओपन सर्किट कर देंगे तो उस केस में इस तरीके से ऑपरेट होगी। तो मोटर अभी भी सेम स्पीड पर चलेगी, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पे ही चलेगी, पर वो वर्क करेगी एज ए रिलक्टेंस मोटर। जबकि अगर आपके पास क्वेश्चन आता कि सिलेंड्रिकल मोटर का, सेम यही क्वेश्चन होता है उसके अंदर सिलेंड्रिकल मोटर होती, तो उसका आंसर होता है कि ये मोटर ऑफ हो जाती, यानी रुक जाती, क्योंकि सिलेंड्रिकल मोटर के अंदर रिलक्टेंस प्रोड्यूस नहीं होता है तो उस वजह से रिलक्टेंस पावर भी इसके अंदर नहीं होती है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि आर्मेचर करंट की वैल्यू सिंक्रोनस मोटर के केस में मिनिमम कब होती है, यानी कि उसका पावर फैक्टर कितना होता है। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर 2 ग्राफ होते हैं, एक होता है वी कर्व और एक होता है इन्वर्टेड वी कर्व। जो वी कर्व बनता है ये IA एंड IF के बीच में,
वहीं जो इन्वर्टेड वी कर्व बनता है ये बनता है IF और पावर फैक्टर के बीच में। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आर्मेचर करंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी। ये मिनिमम होगी इस वैल्यू पर, और इस टाइम पे जो इसका पावर फैक्टर है वो है हाई, यानी ये 1 है पावर फैक्टर, तो यूनिटी पावर फैक्टर इसका सही आंसर होगा। और ये है आपका आज के लिए क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कि इंडक्टर कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा जब हमें L की वैल्यू गिवन है और करंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसी तरीके से आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमें ऐसे इनकरेज करने के लिए, आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।